हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि आज है साथियों 11 जून और 11 जून आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है यहाँ पर। साथ ही साथ में जैसे कि आपको जो भी डिटेल्स होते हैं, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम शेयर करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर देश का पहला इको पार्क मतलब कचरा इको पार्क स्थापित किया जाएगा? देश का पहला है कचरा इको पार्क। तो ई वेस्ट को जैसे कि इको पार्क है, ये भारत का पहला खुलेगा नई दिल्ली में। पहले ये बता दें ये कचरा क्या है, मतलब आप समझो ई कचरा है ना, वैसा वाला कचरा तो नहीं है कि हम लोग जो कचरा फेंकते हैं वो नहीं है, ये ई कचरा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप चार्जर यूज करते हो, ठीक है, चार्जर आपका खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो, चार्जर को, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, इसको आप चार्जर को फेंक देते हो या कबाड़ में दे देते हो, जिस कबाड़ आता है कबाड़ में दूसरा मंगा लेते हो। मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसका भी यही करते हैं, जैसे कि हम लोग कबाड़ में दे देते हैं, उसको बेच देते हैं और अपना नया ले लेते हैं। तो आप सोचो कि चलो इस मोबाइल को भी यूज बंद कर देते हैं, नए मोबाइल लेंगे, तो जो पुरानी मोबाइल थी वो क्या हुआ, उसका वेस्ट हुआ, वो वेस्ट हुआ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, जिनका फिर यूज नहीं होता है और उसको फेंक देते हैं, तो वो ई कचरा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ई कचरा। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब ई कचरा कहलाता है। अब ई कचरा से दिक्कत क्या होती है? ई कचरा है ये ई कचरा की अगर बात करें तो इसमें भी प्लास्टिक होता है। सभी को पता है कि आप चार्जर यूज करते हैं, मोबाइल, सब में प्लास्टिक होता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और ये आप अपने आप में जानते हो कि प्लास्टिक का एक समझ लो कि पॉलीथीन एक या फिर पॉली बैग बन करके रह जाते हैं। अब देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वैसे भी कभी खत्म ना होने वाली ऐसी चीज है ये कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ई कचरा के रूप में वैसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, मतलब कौन? ई प्लास्टिक की बात हो रही है। तो लेकिन ई कचरा की खास बात ये है कि इसे रिसाइकल किया जा सकता है। हाँ, ये ऐसा भी है कि ये कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी है कि इसको रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। और ये सारी प्लास्टिक चीजें उनको जल्दी से रिसाइकल लोग नहीं कर सकते हैं, तो यह फिर बहुत लो कास्ट की मतलब कॉस्ट में ये चीजें होती हैं। जैसे पॉलिथीन हो या आप समझ लो बॉटल वगैरह जो हो गया, लोग पैसे फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह है ये सब। लेकिन जो ये ई कचरा वाला चीज होता है ना, इसमें कई बार रिसाइकलिंग की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ई कचरा को पार्क स्थापित कर दिया जाने से सब कचरा जो है ना, ई कचरा जो है, ये सभी एक जगह पर इकट्ठा होगा, फिर इनको रिसाइकल आसानी से किया जा सकेगा। तो अब देश में जैसा कि पहली बार ई कचरा इको पार्क स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? नई दिल्ली में यह स्थापित किया जा रहा है और इसका नाम हो गया है होलंबी कला इको ई वेस्ट पार्क। होलंबी कला ई वेस्ट पार्क क्योंकि ये होलंबी कला में ही बन रहा है, जैसे कि उत्तर दिल्ली के 11.4 मतलब 11.4 करोड़ में बन रहा है ये जगह पर, एकड़ में। 18 महीने इसमें लगेंगे। कितने लगेंगे? 18 महीने इसमें लगेंगे बनने में। ये हर साल क्या करेगा? 51,000 टन ई कचरा जो है उसको संसाधित करेगा और जो ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 में सूचीबद्ध 106 कैटेगरियों के कचरे को कवर करेगा। 1,000 से अधिक ग्रीन जॉब्स भी उत्पन्न करने वाला है। ये भारत का पहला होगा और बहुत हीट कन्वेंशन है ये आपको याद। हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं तो निकोलस पूरन, आपने जैसा कि सभी लखनऊ सुपर जॉयंट्स का अगर मैच देखा होगा तो आप इस बारे में जान सकते हो कि ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कहा कि अब भाई बस, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब उम्र इनकी कितनी है पता है? मात्र 29 साल। कितने क्रिकेटर हो इंडिया में 29 साल के बाद अगर डेब्यू करते हैं ना, तब जाके होता है। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट ले रहे हैं। खैर, इंडीज है, वेस्ट इंडीज है, जैसे यहाँ का अलग ही सिस्टम रहता है। तो ये संन्यास ले रहे हैं, जैसा कि निकोलस पूरन सिर्फ 29 साल की उम्र में ही ये अपना संन्यास ले रहे हैं। और ये दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं। 16 से 20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं इन्होंने। कितने? 16 से 20। 106 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। कितने? 106 खेले हैं। कुल अगर बात करें तो 3,668 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। पिछले दिनों में अगर जैसे हम बात करें, बहुत सारे खिलाड़ियों ने संन्यास लिया हुआ है, जैसे पीयूष चावला ने, अभी मैंने आपको बताया था जैसा कि परसों अब ग्लेन मैक्सवेल ने, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय से ओडीआई से लिया है संन्यास। किसने लिया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। एलन मस्क ने लिया है सरकारी दक्षता विभाग डॉग प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया इन्होंने।
इसी तरह विराट कोहली ने भी ले लिया है ये। अब संन्यास क्या है बता दें, ये इस्तीफा दिए हैं, जैसा कि इस्तीफा, ये तो इस्तीफा दे चुके हैं। विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हुए हैं। कैम्पबेल विल्सन की बात करें, ये भी जैसा कि इन्होंने क्या किया है, एयर इंडिया के सीईओ और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने। वहीं पर अगर क्लार्क साहब की बात करें, विश्व आर्थिक मंच WEF के संस्थापक जो थे, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब क्लार्क जैसे कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वंदना कटारिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से, शरद कमल अंजनता, शरद कमल टेबल टेनिस संन्यास लिए हुए हैं इससे। स्टीव स्मिथ की बात करें तो वनडे क्रिकेट से इन्होंने लिया हुआ है। अगला, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी जैसा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं MS धोनी। MS धोनी आप जानते हो, लीजेंड क्रिकेटर, भारत के पूर्व कप्तान और 3 चैंपियंस, 3 ICC की ट्रॉफियां जिताने वाले भारत को ये हैं। इनको ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ICC जो है ना, वो ऑल टाइम क्रिकेटर्स को, जो मतलब जैसे कि दिग्गज क्रिकेटर रहते हैं ना, उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल करता है। अब तक 11 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल कर चुका है। 11 भारतीयों को अगर पुरुष महिला मिला दे तो 2 महिलाएं हैं, बाकी 9 पुरुष खिलाड़ी हैं और यह 11वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं भारत के, जो ICC हॉल फेम में शामिल किए गए हैं। अभी इस बार 2025 में 7 खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिनमें MS धोनी है, सारा टेलर है, ये इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेटर हैं। सना मीर की बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेटर वुमेन है जैसा कि, और डेनियल विटोरी, इनकी अगर बात करें, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्रीन स्मिथ जो है ये दक्षिण अफ्रीका के, और अगर हासिम की बात करें तो हासिम अमला ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो MS धोनी अब शामिल हो गए हैं। इससे पहले अगर पूछा जाएगा भारत का पहला खिलाड़ी कौन था हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला, तो पहले पुरुष खिलाड़ी में सबसे पहले 2009 में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, सुनील गावस्कर और बिश सिंह बेदी को। 2009 में इन्हें पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में पहली भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी डायना एडोलॉजी को शामिल किया गया, ये 2023 में है। अब चलिए बाकी की ICC के बारे में अगर बात जाने, आप जानते हो कि जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, 1909 में ICC इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है, जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल टोटल ताइवान एथलेटिक्स ओपन, इसमें भारतीय एथलीट्स ने अगर बात करें तो झंडा जैसा कि फहरा दिया है। इसमें टॉप पर है भारतीय टीम। टोटल भारत के आए हैं 16 मेडल। 16 मेडल के बाद देखिए इसमें 12 गोल्ड हैं, कितने 12 गोल्ड हैं, और 16 में 12 गोल्ड हैं तो 3 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है, और भारत है शीर्ष स्थान पर मेडल टेबल में। मतलब ताइवान एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भारत टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर जापान है। तो 7 और 8 जून को ये आयोजित हुआ है। कहाँ पर? ताइवान में आयोजित हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट हुआ है कि पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 6 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सभी 6 के 6 ने गोल्ड जीता था, और पहले ही दिन में हम लोग जैसे कि डोमिनेट करने लगे थे हाल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इंडोनेशिया ओपन 2025 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसको जीत लिया है साथियों एंडर्स एंटोन सेज ने। ये पुरुष एकल जीत गए हैं, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि डेनन एंटोनेस ने एंड साउथ कोरिया की जो एनमिन, इन दोनों ने महिला और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑन से यांग जो महिला एकल जीती हैं दक्षिण कोरिया से हैं, और एंटोन सेन जो हैं ये पुरुष एकल जीतू हैं। डेनमार्क के जो कि हैं वहां के हैं, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट था इंडोनेशिया ओपन, इसको इन्होंने जीत लिया है। और बाकी महिला युगल, पुरुष युगल, या इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंगल ही याद करने हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारे में मिली जानकारी के अनुसार उप नए सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? नए सेना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं जैसा कि, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, इनका नाम सुना होगा जैसा आपने, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अब ये थोड़े अगर आप जैसे इनको याद भी ना हो तो ये है क्या, ये ऑपरेशन सिंदूर में आकर के ब्रीफिंग दे रहे थे। ये वर्तमान में DGMO है, भारतीय सेना के DGMO। DGMO का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था
उसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो ये यही आकर के प्रेस ब्रीफिंग वगैरह दिया करते थे, मतलब उसमें दे रहे थे। आपने देखा होगा जैसा कि इनकी तस्वीर में अगर देखा हो तो। ये डीजीएमओ भी रहेंगे अभी, और उप सेना प्रमुख भी नियुक्त कर दिए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के ये हैं। इन्हें नियुक्त किया गया है 25 अक्टूबर को। कब? 25 अक्टूबर 2024 को ये डीजीएमओ क्या हुआ, इसमें इनको कार्यभार संभाला था, इन्होंने शुरुआत की थी। अब चलिए, अभी इनको जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बढ़िया सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन जून 2025 में कहां पर किया गया है? 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन है। ये आयोजन कहाँ होगा? जहां पर इस बार ब्रिक्स समिट होने वाला है, वहीं पर सारा समिट होगा। जैसा कि हम आपको बता दें, जब भी कोई सम्मेलन होने वाला होता है ना, तो उस बड़े सम्मेलन को लेकर के जो बाकी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं या उसी देश में होती हैं। अब चूंकि जैसे कि इस बार को जो ब्रिक्स है, ये सम्मेलन है, ये हो रहा है ब्राजील में। अब ब्राजील में ये सब जगह है, जो भी संसदीय मंच होगा या बाकी के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक होगी, कृषि मंत्रियों की बैठक होगी या विदेश मंत्रियों की बैठक हो, ये सब यहीं पर होंगी। इस बार भी ब्राजील में हुआ है। ये ब्रिक्स के संसदीय मंच का आयोजन है, 11वां संस्करण था, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। जुलाई में होने वाली है ब्रिक्स की मेन वाली समिट। अगली बार मेजबानी भारत करेगा 2026 में, इसलिए यहाँ पर भी जब इसका नेतृत्व ये आयोजन कर लिया है, तो ये अगला नेतृत्व जो है ये सौंप दिया गया है 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का भारत को। यानी अब अगला जो संसदीय मंच का सम्मेलन होगा वो करेगा भारत का आयोजन, भारत करेगा। ये और भी इसमें बात है कि ये 12वां संस्करण है और 11वां संस्करण जैसा इस बार है, अगली बार होगा 12वां। इसमें घबराना नहीं, क्योंकि जो समिट तो है, लेकिन ब्रिक्स समिट जो है वो तो 17वीं हो रही है और ये संसदीय मंच वाला जो है ना, ये 11वीं हो रही है। तो इसका कारण ये है कि ब्रिक्स समिट मेन वाली जो समिट है वो संसदीय मंच वाली जो समिट है, इसलिए इसका ये 11वां संस्करण है, ना कि मेन समिट का। मेन समिट का जो है वो है 17वां संस्करण। इस बार जुलाई में अभी होगा ब्राजील में। 18वां संस्करण मेजबानी करेगा भारत अगले साल। अब यहाँ 10 देशों के सांसदों ने हिस्सा लिया है और भारत सहित 4 और 5 जून को आयोजन हुआ है भारत की तरफ से। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला इसमें गए हुए थे। ब्रिक्स समिट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसा कि अब ब्रिक्स समिट 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा, 6 से 7 जुलाई को होगा और 17वां संस्करण होने वाला है। आप जानते हो ब्रिक्स में ये 5 देश तो पुराने देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 नए देश पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं, जैसे मिस्र, इथियोपिया, यूएई और ईरान। ये 2024 में जुड़े और 2025 में शुरुआत में इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बन गया। यानी अब ब्रिक्स ने कुल सदस्य हो गए हैं कितने? 10। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि भारत सहित अब 10 सदस्यों ने हिस्सा लिया है, मतलब इसके टोटल सदस्य हो गए 10। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन पहली मीटिंग या पहली समिट पूछा जाए कब हुई थी, तो ये पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। रूस ने एक मेजबानी किया था और पिछली बार वाला जो यानी मतलब 2024 का मेजबानी किसने किया है, तो कजान रूस ने किया था पिछली बार वाली मेजबानी। अब की बार वाला ब्राजील कर रहा है, अगली बार भारत करेगा 2026 की मेजबानी। क्लियर है? अब ब्रिक्स के बारे में अब अगला पर लिखी गई किताब मोदी राजनीति शास्त्र, इसके लेखक कौन है? मोदी राजनीति शास्त्र इस पुस्तक को लिखा है साथियों अभी हाल में आदिश अग्रवाल। आदिश सी अग्रवाल ने ये पुस्तक लिखी है और ये फार्मर एसबीए की यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आदिश अग्रवाल इन्होंने पीएम मोदी के द्वारा जो किए गए लीगल रिफॉर्म है पर एक पुस्तक लिखी है। नाम है मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आइटर। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट बार बार आता है, जैसे एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कुछ और पुस्तकों की अगर हम बात करें पिछले दिनों में जो आई हुई हैं, तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मोदी नीति शास्त्र जैसे आपको पता है आदिश सी अग्रवाल। विन द बैटल ऑफ योर माइंड रीता राममूर्ति गुप्ता जी ने। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक किसके लिखी है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जी ने लिखी है। इसी जगह लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पीएस रमन जी ने लिखी हुई है। अब मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करें तो के अरुमुगम और एडोस डी क्रूज ने लिखा हुआ है। दिया सलाई किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी की है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज जो है ये नमिता गोखले की है। द न्यू आर्गन ये किसकी है? अरुण शौरी की पुस्तक है। यहीं पर
IM की बात करें तो ये श्री गोपीचंद पी हिंदुजा जी की पुस्तक लिखी हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है। ये थी पिछले मतलब जैसे कि पिछली पुस्तकें जो अभी आई हुई हैं मार्च या जैसे कि 2025 में नई पुस्तकें जिन्होंने लिखा है, ये लेखक और इनके पुस्तक के मतलब जो नाम है पुस्तकों के, ये आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मातृभूमि पुरस्कार 2024, तो अभी हाल में सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार है, ये प्रसिद्ध ये लेखिका हैं और साहित्यकार भी हैं जैसा कि, और इनको अभी हाल में ही 2024 के जैसा की बात करें, इनको क्या मिला है, ये मिल गया है, सम्मानित किया गया है। लीजिए, मातृभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 लाख का नगद पुरस्कार मिला है, एक सर्टिफिकेट और MV देवन की एक मूर्ति भी मिली हुई है। किसकी? MV देवन जी की मूर्ति मिली है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दिया किसने है? प्रतिभा रे ने। प्रतिभा रे खुद ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है जैसा कि, और प्रतिष्ठित लेखिका भी हैं। इन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया है। मलयालम लेखिका सारा जोसेफ को 1994 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मलयालम साहित्य के लिए दिया जाता है। जैसे किसके लिए? साहित्य के लिए। इस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। राज्य की बात हो रही है तो महाराष्ट्र राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने? महाराष्ट्र की। इसने अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में गोल्ड मेडल जीता है, मतलब फर्स्ट प्राइज जीती हुई है। ई गवर्नेंस मतलब कि इस प्रकार से वर्चुअल गवर्नेंस है। मतलब आप देखो कई बार क्या होता है ना, वर्चुअली भी अच्छे तरीके से गवर्नेंस की जाती है, ऐप के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, तरह तरह तरीकों से होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि है महाराष्ट्र का। इसको 10 लाख की नगद राशि दी गई है, एक ट्रॉफी दी गई है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ये हो गया 100% आदिवासी आबादी वाला गाँव। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रामीण शासन का यह राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। सोचिए 100% यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, 100% रहते हैं, फिर भी टेक्नोलॉजी जैसे यहाँ पर ग्रामीण पंचायत है और 1.45 लाख जैसे प्रविष्टियों में से चयनित ये हुई है ग्राम पंचायत। 9 जून 2025 को विशाखापत्तनम में 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। कई बार क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरे पर यानी सिल्वर मेडल जीता है पश्चिम बंगाल पश्चिम, जो कि किसने? पंचायत। कौन है? त्रिपुरा का है ये। त्रिपुरा ग्राम पंचायत सेकंड पर है और जूरी पुरस्कार में पलसाना गुजरात का और सुकटी ओसा का गांव जीता है। महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में देख लो। मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है जैसे कि मुंबई, नागपुर। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों में बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में लोनार झील है जैसा कि, अब इस झील को क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहते हैं कि बहुत साल पहले एक मतलब क्या हुआ, ग्रह गिरा था जिसकी वजह से, क्रेटा की वजह से झील बनी थी। इसमें कभी कभी क्या है ना, इसका जो पानी है ना लोनार झील का, वो पिंक भी दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। और जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। अब इसमें बात करें तो जैसे हर चीज में विधानसभा में सीटें या लोकसभा राज्यसभा में जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, उसी तरह महाराष्ट्र में होती है दूसरे नंबर पर। शिवसागर झील है, उपवन झील है। लोक नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र में लावड़ी, पोवाड़ा ये एंड तमाशा, ये तीनों यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब जैसे आपको पता है कि मुंबई इसकी राजधानी है। मुंबई को भारत की जैसे कि 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और मुंबई के बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है 2025 में सचिन तेंदुलकर जी को। यहीं पर AI यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहा है कौन? जैसे कि पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र जहाँ पर AI यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। ये थे साथियों आज के टोटल 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपने वीडियो देखी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।